नमस्कार साथियों, निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूं सीडीपी 5 का पंच। 5 बेहतरीन क्वेश्चन और उनसे भी बेहतरीन उनकी एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं और आज के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। तो अर्थपूर्ण अधिगम के ऊपर या सार्थक अधिगम के ऊपर बात है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो हम यहां मीनिंगफुल लर्निंग के कंसर्न्स को देख रहे हैं, यहां पे हम सार्थक अधिगम के पक्ष को देख रहे हैं। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ओनली दे रखा है लेक्चर मोड, हम अगर देखें तो केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तो व्याख्यान विधि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक बहुत अच्छा हमारा स्रोत नहीं रहता है। यहां ये शिक्षक केंद्रित उपागम है और वो शिक्षक केंद्रन जो है वो हो सकता है बच्चे के अर्थ का हो सकता है बच्चे के अर्थ का ना हो। तो बच्चे के लिए सार्थक भी हो सकता है, इट कैन बी मीनिंगफुल फॉर द लर्नर और इट कैन बी मीनिंगलेस फॉर द लर्नर। तो इसीलिए लेक्चर मोड एक बहुत अच्छा हमारे पास हम कहेंगे कि विधि नहीं है, या हम कहते हैं कि सबसे खराब विधियों में से एक है। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट, अगर हम यहां बात करें, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर द चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग, तो ये बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो यहां पर एक जो हम जेन्युइन इंटरेस्ट की बात करते हैं, सच्चा सरोकार होने की बात करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये एक हमारे लिए अर्थपूर्ण अधिगम का आधार हो सकता है। फिर तीसरा देखते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो परीक्षण हमारे जो है वो अर्थ से संबंधित है ये नहीं है, इस बारे में हमने बहुत सारे शोध देखे और उसमें हमें ये पता चलता है कि परीक्षण से बच्चे के अंदर भय व्याप्त होता है। यह परीक्षण हमारे लिए एक मूल्यांकन का केवल जो हमारे लिए टूल हो सकता है, इवैल्यूएशन टूल हो सकता है, मूल्यांकन का उपकरण हो सकता है। उससे हम अर्थपूर्णता नहीं किसी भी तरह से संबंधित कर पाते हैं। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमें क्या दिखता है, बहुत अच्छा नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने तो पुरस्कारों को। तो जब हम रिवॉर्ड्स के ऊपर बात करते हैं या पनिशमेंट बेस्ड लर्निंग के ऊपर बात करते हैं, पुरस्कार और दंड आधारित अधिगम के ऊपर बात करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा उसके प्रति जो है आधार जो है वो छोड़ देता है और जो एक आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए वो कभी भी बच्चे के अंदर विकसित नहीं होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन नेवर डेवलप्स इन द चाइल्ड। तो यहां पर जो हमें उत्तर देखने को मिलेगा वो फिर हमें दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। An example of effective problem solving strategies. Effective problem solving strategy. निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। अब पहला देखते हैं हम, रिस्पॉन्स सेट, प्रतिक्रिया निर्धारण। तो प्रतिक्रिया निर्धारण होता है हमारे पास जब हम किसी एक जो समस्या के लिए किसी एक समाधान के ऊपर रुके हुए होते हैं, गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम केवल एक ही समाधान को लेकर चलें कि यही जो है वो समस्या समाधान कर सकता है। हमें मल्टीपल सॉल्यूशंस को थिंक आउट करना होता है, हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग रखनी होती है, हमें बहुत सारे जो है बहु समाधान रखने होते हैं और उसमें हमें एक अपसारी चिंतन को रखना पड़ता है। दूसरा हम देखते हैं, मीन्स एंड एनालिसिस, साधन साध्य विश्लेषण। तो ये बिल्कुल रहेगा, ये इसे हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, इसे हम कारण प्रभाव संबंध भी कहते हैं। दैट इज डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू सब गोल्स। हमें समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में या कारकों में, फैक्टर्स में डिवाइड करना होता है। तो बिल्कुल ये एक हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक अच्छा रहेगा। नॉट पेइंग अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, यहां पे है नॉट पेइंग अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन। तो जो समाधान का मूल्यांकन है इसके ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर गलत हो गया।
हमें अगर हम इवेल्युएशन ऑफ द सॉल्यूशन की बात करें तो ये चीज ठीक है, हमें समाधान का मूल्यांकन करना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं देना ये हमारे लिए गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत देखने को मिलता है। फिर हम लास्टली देखते हैं तो फंक्शनल फिक्सनेस, ये होता है कि केवल हम एक परंपरागत फंक्शन के ऊपर किसी कार्य को करने के लिए रुक जाते हैं। तो प्रतिक्रिया निर्धारण का एक विशिष्ट प्रकार है जो हम क्रियात्मक अन्वयता में देखते हैं। It is a specific case of response set where we are functionally fixed on some conventional function. हम किसी एक परंपरागत कार्य के ऊपर फिक्स हो जाते हैं कि इसी से समाधान होगा, तो ये भी एक हमारे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं आती। तो यहां पर हमें एक ही सही उत्तर देखने को मिलता है, साधन साध्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस। तो उत्तर यहां दूसरा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A teacher can address specially abled learners in an inclusive classroom by नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम बाय, एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले बालकों की आवश्यकताओं को किस प्रकार हम संबोधित कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखना शुरू करें, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग आंसर्स फ्रॉम ब्राइट स्टूडेंट्स, हम बहुत ज्यादा गृह कार्य लिखित रूप में देखते हैं, अत्यधिक लिखित कार्य, और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालने की बात करते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास सबसे खराब एक रणनीति के रूप में हम देखेंगे कि हम बच्चों को होमवर्क अलग ज्यादा दे रहे हैं। अब होमवर्क ज्यादा दे रहे हैं तो होमवर्क से जो उनकी स्पेशलिटी है उसको इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर यहां कोई बात नहीं की गई है। ज्यादा होमवर्क क्या सोल्यूशन हो सकता है किसी भी स्पेशलिटी को, किसी भी डिसऑर्डर को हमारा इंप्रूव करने का, किसी भी विशिष्टता को या किसी भी विकार को बेहतर करने का? तो नहीं, इसके लिए भी हमें उत्तर मिलता है नहीं। और ब्राइट स्टूडेंट से कॉपी करने का मतलब, यानी यहां पर हम फिर से अपनी क्लास में विभेदीकरण करने लगे हैं। वी आर स्टार्टिंग सेग्रीगेटिंग द स्टूडेंट्स कि कुछ ब्राइट स्टूडेंट है, कुछ हमारे पास कमजोर बच्चे हैं। तो ये इंक्लूसिवनेस के ठीक विरोध में सिद्धांत चला जाता है। इट इज अगेंस्ट द सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट। हम प्रत्येक बालक, लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो ये बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है हमें, क्योंकि हमें यहां पर इसके लिए हमने टर्म देखी थी, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग। इसी को हमने नाम दिया था विभेदीकृत अधिगम का। तो यह बिल्कुल ठीक कथन है। तो उत्तर यही होना चाहिए। बाकी और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना और रटने और अभ्यास पर बल देना। तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही उत्तर नहीं है कि इससे हमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीका, तो नहीं, यहां पर विभेदीकृत तरीका हमें देखना पड़ता है, एक रूप तरीका हम अपनाते नहीं है। तो उत्तर यहां पे दूसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। A teacher can encourage creative learners in her classroom. एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? तो क्रिएटिविटी के लिए हमने 3 बेसिस देखे थे। न्यू या नॉवेल जिसे हम कहते हैं, फिर हम बात करते हैं ओरिजिनलिटी की,
और फिर हम थिंकिंग के बेसिस को कहते हैं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहां पर नया या नवीन, या फिर हम बात करते हैं मौलिकता या मूल विचारों की, और फिर अभिसारी अपसारी होगा हिंदी, अपसारी चिंतन की। तो अब अगर हम देखना शुरू करें तो हम पहले में देखते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, और ओरिजिनल आइडियाज यानी मौलिक विचार, मूल विचारों को महत्व देना। तो हमें सीधा सीधा ये उत्तर मिल जाता है क्योंकि दो लक्षण हमें मिल गए देखने को इसमें, ओरिजिनलिटी एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। हमें अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन और मौलिकता देखने को मिल गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज। विद्यार्थी को जोखिम लेने और चुनौती को सामना करने से हतोत्साहित करना। नहीं, यहां पे ये गलत है। क्रिएटिव जो लोग होगा वो जोखिम उठाएगा क्योंकि वो अलग अलग चिंतन कर सकते हैं, नया चिंतन कर सकते हैं। तो नया चिंतन हमेशा जोखिम होता है, हम परंपरा से हटकर अलग काम करें। तो यहां पर जोखिम उठाने का भी, टेकिंग रिस्क का भी लक्षण हमें क्रिएटिविटी में देखने को मिलता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को एम्फेसाइज करना, अपसारी चिंतन पर बल देना। तो अपसारी चिंतन तो हमारा बिल्कुल गलत है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग सही था तो इसको डिस्करेज किया जा रहा है, अपसारी चिंतन को हतोत्साहित किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। तो उत्तर यहां हमें पहला देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट is crucial for constructing knowledge। संरचनावादी, या जिसको हम निर्माणवादी उपागम भी कहते हैं, डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। पनिशमेंट, दंड, तो बिल्कुल दंड हमारे लिए सही नहीं रहता। रूट मेमोराइजेशन, यंत्रवत रटना या याद करना जिसे कहते हैं, ये भी नहीं है हमारे पास। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, ये बिल्कुल जरूरी रहेगा कि बच्चा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण कर सकता है। और लास्टली अनुबंधन कंडीशनिंग, तो कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्डिंग है, उद्दीपक अनुक्रिया का आबंधन है, ये भी हमारे पास नहीं रहता। इसीलिए उत्तर यहां पे हमें तीसरा देखने को मिलेगा। तो ये था आज का 5 का पंच। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न बहुत बेहतर तरीके से समझ आए होंगे और ये आपकी मदद करेंगे इस तरह के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बोध आधारित प्रश्न, प्रयोग आधारित प्रश्न, उनको अब आप बेहतर तरीके से करने में सक्षम होंगे। अब आप सब लोगों से मैं विदा लेता हूं। अगली कड़ी में और ऐसे प्रश्न लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।